धन्यवाद श्रीमान। और अब हम गिरिडीह के विधायक माननीय श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी को हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं 2 शब्द कहने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। हम सभी की हौसला अफजाई के लिए श्रीमान 2 शब्द कहें। आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका महोदय। इस सदन में संगठन के साथी अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे तमाम डिग्निटरीज और मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में झारखंड के स्टेट काडर के तमाम कर्मचारी जिनके बूते राज्य सरकार की योजनाएं चलती हैं। यूनियन काडर के एसपीडीसी होते हैं, लेकिन राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन की जवाबदेही आप ही के कंधों पर है और राज्य सबसे ज़्यादा आप पर भरोसा करता है। और यह भरोसा इसलिए भी खास करके है कि हम यह मानते हैं कि अपनी माटी से, अपने राज्य से जो जुड़ाव आपका है वो दूसरे का नहीं हो सकता। आप जीविकोपार्जन के लिए नौकरी भी कर रहे हैं और साथ में अपनी माटी, अपने प्रदेश की सेवा भी कर रहे हैं। यह दोनों ही चीजें वास्तव में एक दूसरे की अन्योन्याश्रय हैं। विक्रांत जी ने निमंत्रण दिया, न चाहते हुए भी आना पड़ा। कई एक वजहें थी। हाल के दिनों में बतौर विधायक झारखंड विधानसभा से मुझको दिल्ली भेजा गया था। 23 और 24 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 दिवसीय वर्कशॉप था। झारखंड विधानसभा की तरफ से नामित होकर मैं गया था। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है, उसने इस वर्कशॉप का आयोजन किया था। शुरुआती दौर पर जो हमें अनुक्रमणिका या इस विषय वस्तु के बारे में बताया गया था वह था कि राज्य के बजट के संबंध में विशेषज्ञ आकर आपको निर्देशित करेंगे कि लॉ मेकर्स अपने राज्य के बजट को बेहतर कैसे बना सकते हैं। निश्चित रूप से यह ऐसा विषय था जो पूरे राज्य की जनता को छूता है। माननीय अध्यक्ष का निर्देश था, मैं भी गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत में हमें कुछ पेपर्स दिए गए थे। उन पेपर्स में 28 राज्यों के, देश के 28 राज्यों के बजट का एक तुलनात्मक अध्ययन था। और प्रथम सत्र जो था, यह बड़े गौर से सुनने की बात है, प्रथम सत्र ओपीएस और एनपीएस के मुद्दे पर था। नहीं, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, आप गंभीरता से सुने इन बातों को। मैं आपके समक्ष अगर जिक्र कर रहा हूं तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। जब ओपीएस और एनपीएस के कंपैरिजन को दर्शाया गया तो जो विशेषज्ञ आए थे उनके उद्गार यह थे कि जो राज्य सरकारें नेशनल पेंशन स्कीम को छोड़कर ओपीएस की तरफ जा रही हैं वो 2034 और 35 में स्टेट गवर्नमेंट के बजट पर इतना बड़ा कंस्ट्रेंट डालेंगी कि स्टेट बजट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। लोक कल्याणकारी जितने भी काम हैं वो राज्य नहीं कर पाएंगे। मेरे अलावे 15 राज्यों के और लेजिस्लेटर वहां मौजूद थे हिंदुस्तान के पैमाने पर, चाहे वो मणिपुर की बात करें या हम बात करें गुजरात की, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की या दक्षिण के राज्यों की या जेएनके से भी कुछ लोग आए थे। मेरे जैसे व्यक्ति के मन में सहज बुद्धि में यह सवाल खड़ा हुआ कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च जो बजट पर हमें ट्रेनिंग के लिए यहाँ बुला रहा है वो एक डिस्कोर्स बना रहा है कि जो सरकारें एनपीएस के जगह ओपीएस की तरफ जा रही हैं
वो जनता के उन्मुखी बजट नहीं बनाना चाहती। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में इन बातों को डालने का प्रयास था कि जो लॉ मेकर वहां आए हैं वो उनके बजट और उनकी प्रस्तुति के आधार पर अपने प्रदेशों में जाकर यदि सरकार की यह सोच होगी उनकी कि एनपीएस को कन्वर्ट ओपीएस में करना है, तो एक डिस्कोर्स बनाओ जिस डिस्कोर्स पर बहस इस बात की चले कि जब कॉरपोरेट सेक्टर बगैर पेंशन के ग्रोथ कर रहा है तो सरकारी सेक्टर को पेंशन देने की आवश्यकता क्यों। मैं पहला वाहिद शख्स था जिसने हाथ खड़ा किया। अनुशासन भी था, बाहर के लोग भी आए थे, निश्चित रूप से टोकने का अच्छा अवसर नहीं होता। मैंने हाथ खड़ा किया। करीब करीब 20 मिनट के बाद मुझसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, संविधान क्लब में बैठकर यह सभा हो रही है, उसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो कमिटमेंट्स थे अपने नागरिकों के लिए, जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर इस देश को चलाने की बात करते थे, आप उसी के मूलभूत ढांचे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि ओपीएस से राज्य के बजट फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने पूछा, आपने जब रिसर्च किया है तो मैं ये जानना चाहूंगा, मैं एक बड़े छोटे प्रदेश से आता हूं, उस प्रदेश के पास संसाधनों की बड़ी कमी है, कि 2034 या 2035 में जब स्टेट गवर्नमेंट पर ऑब्लिगेशंस आएंगे ओपीएस के, तो हमें कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। और मैंने उनसे यह जानना चाहा कि यदि हम एनपीएस में हैं और ओपीएस में जाते हैं तो दोनों के बीच के उस तुलनात्मक अध्ययन के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप मुहैया कराएं, तो हम लोग इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि हमारे इस कदम से किसी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आप यकीन जाने, भारत के पैमाने पर विशेषज्ञों की इस टीम के पास जवाब नहीं थे। वो नहीं बता पाए कि ओपीएस के वजह से 2034 या 35 में जो हमारे पर ऑब्लिगेशन आएंगे उसका साइज क्या होगा। उन्होंने कहा कि अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। तब मैंने उनसे पूछा कि जब अध्ययन पूरा नहीं हुआ है तो आप एक विम्सिकल थॉट या विम्सिकल डेटा के सहारे ये डिस्कोर्स क्यों बना रहे हैं कि जो राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के हितों की संरक्षा कर रही है वो कदम गलत है। मैंने उनसे पूछा कि आप अगर एक सरकारी कर्मचारी होते तो मैं आपसे नितांत एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूं कि आप ये बताएं कि आप ओपीएस और एनपीएस में किसे सिलेक्ट करते। वो व्यक्ति नहीं बोल पाया। उसने मुझको कहा कि माइक पर नहीं, मैं लंच में जब आपसे मिलूंगा तो बात कर लूंगा। तो इन तमाम बातों को समझने की बड़ी जरूरत है। आप झारखंड में राजनीति करते हैं, आप झारखंड में नौकरी करते हैं, देश के पैमाने पर चीजें कैसे और क्या चल रही हैं इनको भी समझने की बड़ी जरूरत है। आज विक्रांत भाई ने कहा कि बड़ा सुकून और इत्मीनान का भाव लेकर और बड़े सच सवर कर बड़े इत्मीनान से आप यहाँ आए हैं, लेकिन यह इस लड़ाई का एक पड़ाव है जो आपने जीता है। और इस देश के कानून में जब तक एकरूपता न होगी तब तक राज्य सत्ताएं आपके अधिकारों को हिलाती रहेंगी। देश के सारे राज्यों में आप अगर मजबूत होकर अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब हो गए तो राज्य सत्ताओं को आपको हिलाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, विक्रांत भाई ने कहा तो मैंने भी सोचा कि दिल्ली के लेवल पर क्या डिस्कोर्स है इसकी भी चर्चा हम आपसे करें। मसले सारे ले देकर अर्थशास्त्र के हैं, सारा मामला अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। आपके पेंशन के पैसे कहाँ जाएंगे, उनका क्या इस्तेमाल होगा, ये थॉट सबसे मूल रूप में आता है। बजट की जब अवधारणा बनती है और बजट में अर्थशास्त्र को समष्टि से व्यष्टि की ओर ले जाने की जब प्रक्रिया शुरू होती है तब ओपीएस एनपीएस में कन्वर्ट होता है। क्योंकि आपके पैसे को बाजार में निवेश करना है और बाजार में निवेश करने के लिए किसी एक क्रोनिक कैपिटलिज्म के मुखौटे का इस्तेमाल होना है और उसको बड़ा बनाना है, इसलिए आपका पैसा वहां जा रहा है। आपको समझना होगा इस बात को
इस लोकतंत्र में सरकारें जब मदांध हो जाएं, गजराज महोदय को देखा है ना, बड़े पालतू जीव हैं, मंदिरों में बंधते हैं, महावत बैठा रहता है, लेकिन जब वो मदांध हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में उस महावत के हाथ में एक अंकुश होता है और वह अंकुश उस मदांध हाथी को नियंत्रित करने का काम करता है। भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र में चुनाव के जरिए आपको अंकुश दिया है। सत्ताएं मदांध हो जाएं तो जनता को लोकतंत्र का चाबुक फटकारना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा, तब यह समष्टि के अर्थशास्त्र की व्याख्या होगी, सामूहिकता की बात होगी, क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात नहीं होगी। दुर्भाग्य तो इसी बात का है कि यह जो नई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने देश में एक नया प्रबुद्ध वर्ग पैदा कर दिया है। उस प्रबुद्ध वर्ग को अपनी तकलीफों से ज्यादा किसी और की चूड़ी टाइट करने का बड़ा शौक है। अब वो उसकी चूड़ी टाइट कराने के लिए अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बुढ़ापे को की चूड़ी टाइट करा ले रहे हैं, उसको वो भूल जाते हैं। तो मैं बड़े विनम्र भाव से, आप प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े विनम्र भाव से आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र की आत्मा में सत्ता के साथ विपक्ष की उतनी ही बड़ी भूमिका है। और यह जो दौर चल रहा है इस देश में, या 24 जनवरी को एक रिपोर्ट ने इस देश के आर्थिक जगत में क्या तबाही मचाई है, ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं। तो ये चीजें जब उघड़ती हैं तो सच्चाई का सामना होता है, और ये सच्चाई का सामना आपको, हमको ये बताता है कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे कठिनतम दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस कठिनतम दौर में जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो बड़ा साहस करके, बड़ी ताकत लगा के, बड़ा सीना लगा के, क्योंकि सबको मालूम है कि डिसेंट विरोधी विचार नहीं सुने जा रहे हैं। लोकतंत्र की अवधारणा हमेशा से यह कहती थी कि भले मैं आपके विचारों से सहमत न हूं, लेकिन आपके विरोधी विचारों को व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की आजादी का पक्षधर मैं रहूंगा। और आज वो आजादी भी छीने जा रही है। किसी बड़े अंग्रेज दार्शनिक ने कहा था, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। वो परिस्थितियां मत आने दीजिए। बहुत लंबा न बोलते हुए अपने वक्तव्य के उत्तरार्ध में राष्ट्रकवि दिनकर की एक कालजयी रचना की 4 पंक्तियां आपको समर्पित करके जाना चाहूंगा। उस कालजयी रचना की वो 4 पंक्तियां कहीं न कहीं हमें और आपको अपने कर्तव्यों का बोध कराती हैं। बड़ी लोकप्रिय है, आपने भी सुना है, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा था महाभारत के संदर्भ में, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो इस कालजयी रचना की इन 2 पंक्तियों में सारा बोध है कि जो तटस्थ होंगे समय उनके भी अपराध को लिखेगा, और हमें तटस्थ रह के उस अपराध के हिस्सेदार नहीं बनना है। हमें वह करना है जो इस समाज के, इस लोकतंत्र के और इस लोकतांत्रिक देश की मूल अवधारणाओं के साथ चलने की बात है, कल्याणकारी राज्य की बात है, वेलफेयर स्टेट की बात है, और उन तमाम बातों की बात है जिसके लिए देश की, राज्य की आम जनता अपनी सरकारों की ओर टकटकी भरी निगाहों से देखती है। और हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि सरकारों के कर्तव्य बोध यही होने चाहिए कि समाज के अंतिम पावदान पर खड़ा व्यक्ति, उसके आंसू अगर पोंछने में सरकार कामयाब है सर्वजन पेंशन योजना लाकर, तो मैं ये मानता हूं कि पिछली सरकारों से हमने बेहतर काम किया। तो और न कहते हुए बस मैं इतना ही कह के आप सबों को बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। आपके संगठन की एकता और मजबूत हो, और आप रोल मॉडल बने पूरे हिंदुस्तान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने वाले संगठन के तौर पर।
और आप जहां जाएं प्रतिनिधि के तौर पर झारखंड का नाम रोशन करें और यह कहें कि हमारी सरकार ने हमारी बातों को सुनकर हमारे बेहतरी के लिए काम किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकारें भी आपकी बातों को सुनकर बेहतरी का काम करेंगी। इन्हीं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपके तमाम नेताओं को, आपके तमाम साथियों को यहाँ बुलाया जाने के लिए बहुत आभार। और पुनः मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद बने। धन्यवाद श्रीमान, आपने हमें हमारे संघर्ष को जो दशा और दिशा दी है, तो हम बस आप इन शब्दों से ही इस दिशा और दशा को तय करेंगे। संघर्ष कर अभी दूर बहुत जाना है, संघर्ष कर अभी दूर बहुत जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें हमें करके दिखाना है, हमें करके दिखाना है। धन्यवाद श्रीमान। एक बार खड़े होकर इनको विदा कर ले। एक साथ बिल्कुल जारी रहेगा। श्री सुदीव्य सोनू जी।